हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में बात किया था, जिसमें बेसिकली जो पार्ट 1 वीडियो था आपका, उसमें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, वो हम लोगों ने सीखा था कि अगर पॉइंट मास का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, या फिर अगर कंटिन्यूअस बॉडी यूज होता है जैसे रॉड, रिंग, डिस्क, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल करके दिखाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। उसके बाद फिर डायनामिक्स जो सेंटर ऑफ मास का होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे सवाल आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो बस मैं आपको सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको आना चाहिए। इस चीज से आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। बेसिकली आप इंटीग्रेशन सीखोगे एंड बेसिकली जो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का वो आप लगाना सीखोगे। ठीक, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो एक हम लोग अपना सेमी सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं। लेट से इसका मास कुछ m है, रेडियस r है। ओके, मास आप m ले लीजिए, रेडियस r ले लीजिए। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो सेमी सर्कुलर रिंग होता था वो आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता था। जैसे आपको कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर मिल जाए तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को सिमेट्री देखना है। तो यहां पर भी जो आपका सेमी सर्कुलर डिस्क है ये बेसिकली आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बट ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जितना मास इधर है उतना ही मास आपका उधर है, तो बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। हाँ कि नहीं? हम लोगों ने लॉ ऑफ सिमेट्री से पढ़ा था कि अगर बॉडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए तो उसका एक्स COM क्या होता है, आपका 0 होता है। तो यहां पर हम लोगों को पहला चीज तो आराम से पता चल गया कि हम लोगों का जो एक्स COM होगा वो क्या होगा, आपका बेसिकली 0। यानी यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो निकालना है वो क्या निकालना है, YCOM, जो कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। क्लियर है? तो दोस्तों, अब हम लोगों को यहां पर एलिमेंट्री पार्टिकल लेने के लिए सीखना पड़ेगा कि सेमी सर्कुलर डिस्क में एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा। और जैसा कि अगर आप लोगों को याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेप्स लिखाए थे कि किन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग अपना सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका यही था कि आपको क्या करना है, एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करना है। स्टेप नंबर 2, आपको एलिमेंट्री पार्टिकल जो आपने चूज किया है उसका आपको मास निकालना है। और तीसरा, मतलब DM बेसिकली फाइंड आउट करना है। और तीसरा, आपको बस अपना जो भी आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट कर देना एंड देन आपको इंटीग्रेट करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों, यहां पर आपका सेमी सर्कुलर डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो होता है सेमी सर्कुलर रिंग। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपना कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पे हम लोग अपना एक dr थिकनेस का एक रिंग ले लेंगे। ठीक, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, ताकि जेई में अगर आपको जेई मेंस में अगर आपको कुछ ऐसा एक बॉडी आ जाए जिसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दे दिया जाए, जिसका पहले से सेंटर ऑफ मास आपको ना पता हो, तो आप कैसे निकालोगे। तो बेसिकली सेमी सर्कुलर डिस्क का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे ले लेना है। ठीक, उसके बाद हम लोगों को इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास निकालना होगा कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास क्या होगा। तो दोस्तों, DM फाइंड करने के लिए आपको यहां पर दिमाग लगाना होगा कि बेसिकली जो डिस्क होता है, डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है, एक एरियल ऑब्जेक्ट है। इसका मास जो होता है वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
ठीक, तो बेसिकली यहां पर हम लोग बोलेंगे कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया में मास कितना होगा m, यूनिट एरिया में मास कितना होगा m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि हम लोगों का जो बेसिकली रिंग है इसका एरिया क्या है, मतलब हम लोगों को ये एरिया बेसिकली हम लोगों को फाइंड करने का जरूरत है। जब भी दोस्तों अगर एरियल ऑब्जेक्ट हो तो यूनिटरी मेथड लगा देना है एरिया में कि इतने एरिया में इतना मास, यूनिट एरिया में इतना मास, तो हम लोग का इतना एरिया में इतना मास। अगर वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड कोन होता है या सॉलिड स्फीयर होता है, कुछ भी सॉलिड होता है, तो उसमें वॉल्यूम में मास लेके चलना है कि इतना वॉल्यूम में इतना मास, यूनिट में इतना मास, तो इतने वॉल्यूम में इतना मास होगा, ऐसे। ठीक, तो यहां पर बेसिकली आपको जो डिस्क है वो डिस्क में तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एरियल होता है, हर जगह पर मास होगा आपका। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 में m मास, यूनिट में m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग का ये रिंग, ये जो हम लोगों ने लिया है इसका एरिया क्या होगा, तो इस रिंग को आप कट करो। ठीक, जस्ट आप एग्जांपल देख सकते हो कि इस रिंग को कट करो, कट करके बाहर निकालो तो रिंग आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब इसको ना सीधा कर दो, तो सीधा कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। लेंथ इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली सरकमफेरेंस ही इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा यानी पाई आर, और इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी आर। तो इसका जो एरिया हुआ, इसका बेसिकली जो आपका एरिया हुआ, ठीक, वो एरिया क्या हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी पाई आर इंटू डी आर। बोलिए क्लियर है, तो एरिया निकाल लिए ना। तो कभी भी एरिया निकालना हो आपको ऐसे रिंग का तो चुपचाप से उसको कट करके बाहर निकालिए और उसको खींच के सीधा कर दीजिए, वो एक रेक्टेंगल टाइप से बन जाएगा। सरकमफेरेंस ही आपका उसका क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, और उसका जो डी आर थिकनेस है वो आपका ब्रेथ हो जाएगा। तो सिंपली एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग कर देंगे यानी पाई आर इंटू डी आर। तो जस्ट ये आपको एक छोटी सी ऐसे ही ट्रिक थी। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया में m मास, यूनिट में m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हम लोग का एरिया रिंग का हम लोग का कितना है पाई स्मॉल आर डी आर। तो इसमें कितना मास हो जाएगा, तो m बाई, अब पाई आर स्क्वायर बाई 2 है तो नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू पाई आर डी आर। ठीक, मतलब सिंपली जैसे अगर 10 लोग हैं, 10 लोग को अगर एक एक आम दे दिया गया है, ठीक, तो 10 लोग के पास कितना आम होगा 10 आम होगा। एक के पास कितना होगा 10 बाई 10 यानी एक आम। तो 3 लोगों के पास कितना होगा, तो 10 बाई 10 इंटू 3। यस और नो। तो उसी तरीके से यहां पर भी इतना एरिया में इतना मास, यूनिट में इतना मास, तो इतने एरिया में कितना मास होगा इतना इंटू दैट एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ कि नहीं। तो यहां से अब आप देख सकते हो कि पाई से पाई जो है वो कैंसल हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो डीएम मिल गया, ठीक, डीएम जो आपको मिला है, डीएम जो आपको यहां से मिला बेसिकली यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डीएम हो जाएगा। ठीक, मतलब ये हम लोग का एलिमेंट्री पार्टिकल था सेमी सर्कुलर रिंग, तो उसका मास ही हम लोग का एलिमेंट्री मास हो जाएगा डीएम। तो डीएम आपको क्या हो गया 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ठीक, इसी डीएम की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। ठीक, तो हम लोगों को अब चलिए, अब ये फॉर्मूला है हम लोगों का, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में बेसिकली हम लोग अब सब चीज पुट कर देंगे। तो जो वाई COM जो आपका हो जाएगा, वाई COM जो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम। तो अब दोस्तों दूसरा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि वाई बेसिकली क्या होगा। दूसरा सवाल क्या होता है, वाई क्या होगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, और यहां पर भी मैं आपको क्लियर करके बताना चाहूंगा कि जो यहां पर का जो एक्स और वाई होता है वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास, जो भी आप एलिमेंट्री पार्टिकल लोगे उसका कोऑर्डिनेट होता है। जैसे यहां पर हम लोगों ने एलिमेंट्री पार्टिकल सेमी सर्कुलर रिंग लिया है, तो यहां पर वाई जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा किसका, हम लोगों का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास का। तो बेसिकली हम लोग का सेमी सर्कुलर का जो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r बाई पाई पे होता है। ठीक, वाई कोऑर्डिनेट जो अगर हम लोग देखेंगे अपना एलिमेंट्री पार्ट यानी सेमी सर्कुलर रिंग का, तो वो 2r बाई पाई पे होता है। तो हम लोग y की वैल्यू हम लोग लेंगे 2r बाई पाई, और r में हम लोग स्मॉल r लेंगे क्योंकि हम लोगों का
जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 2 स्मॉलर बाई पाई। तो y की वैल्यू हो गई 2 स्मॉलर बाई पाई, dm की वैल्यू भी हम लोग रख देंगे 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ठीक। और उसके बाद फिर आपका नीचे में इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm तो आपको m ही हो जाएगा, और ये m जो है यहां से आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको सब कुछ इंटीग्रेट करके, ठीक, आप खुद से इंटीग्रेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, आपको 4 बाई पाई आर स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, और r इंटू आर आर स्क्वायर डी आर आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा। आप लिमिट 0 से r पुट कर दोगे, लिमिट 0 से r पुट कर दोगे, ठीक। तो आपको y COM मिल जाएगा 4r बाई 3 पाई। यानी बेसिकली हम लोगों का जो सेमी सर्कुलर डिस्क जो होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक, मतलब हम लोगों का सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा RCOM, वो बेसिकली हो जाएगा x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, ठीक, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4r बाई 3 पाई। तो इसी तरीका से जितने भी आपका नॉन ऑब्जेक्ट्स है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, रॉड, आपका कोन, ठीक, इन सब का सेंटर ऑफ मास आप पहले से याद कर लो, आपको हो सकता है इसका फायदा हो जाए एग्जाम में, ठीक। और निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो आई गेस कि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें भी निकालने का तरीका हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा था, और यहां पर में भी मैंने आपको फिर से निकालने का तरीका बताया, ठीक। तो आई होप कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब चलिए मैं आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, मैं वो आपको बताता हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालना तो हम लोग सीख गए हैं, ठीक। अब हम लोग जो दूसरी चीजों पे बात करेंगे जिससे काफी क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं बेसिकली आपका डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन भी हो सकता है, काफी चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो ये जो पोर्शन है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड एक बार अगर आप समझ गए तो इससे ही रिलेटेड का मतलब आपको मान के चलिए कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जेईई मेंस में जो आपको सवाल आएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएंगे, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि आपने RCOM जो है, ठीक, वो निकाल लिया कि RCOM आपका M1R1 प्लस M2R2 अप टू योर MnRn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू योर Mn, ठीक। ये जो आपका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, वो हो गया, ठीक। इसी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपको, M1v1 प्लस M2v2 अप टू योर Mn Vn बाई M1 प्लस M2 अप टू योर Mn, हाँ कि नहीं। तो VCOM का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको स्पेस में ये एक पार्टिकल है मास M1 का, ये कुछ v1 वेलोसिटी से जा रहा है, कोई M2 है वो v2 से जा रहा है, कोई M3 है, ठीक,
वो आपको V3 से जा रहा है, हाँ कि रैंडमली M1 M2 M सब कहीं भी किधर भी जा रहा है, ठीक। तो जो VCOM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली M1 V1 प्लस मतलब आप M1 DRCOM बाई dt क्या हो जाएगा आपको VCOM, तो M1 DR1 बाई dt क्या हो जाएगा V1 DR2 बाई dt। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा VCOM M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू योर MN VN बाई M1 प्लस M2 प्लस अप टू योर MN, ठीक। तो ये VCOM हो गया। तो बेसिकली अगर देखोगे, अगर तुम इन सब पार्टिकल्स को अपना एक सिस्टम मान लेते हो, क्या मान लेते हो आप, एक सिस्टम, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो क्या हो जाएगा, तो इंडिविजुअली सबका मोमेंटम ऐड कर दीजिए, हाँ कि नहीं, इंडिविजुअली आप सबका मोमेंटम ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। तो उसी तरीका से यहां पर VCOM क्या हो जाएगा, M1 V1। तो बेसिकली आपका ये जो ऊपर वाला चीज है ये क्या है आपका, बेसिकली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ओके। तो आपका VCOM जो हो गया आपका, ठीक, वो क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बाय मास ऑफ द सिस्टम, हाँ कि नहीं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि हम लोगों का VCOM जो हो जाएगा वो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक, अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ VCOM बाई dt आपको क्या दे देगा, डिफरेंशिएशन ऑफ P सिस्टम बाई dt, ठीक, और मास ऑफ द सिस्टम तो आपको क्या रहेगा, कांस्टेंट, यस और नो। तो यहां से आप dVCOM बाई dt को हम लोग ACOM भी लिख सकते हैं। तो ACOM क्या हो जाएगा, तो देखिए dP सिस्टम बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो ये हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज बेसिकली इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब सिस्टम का जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सिस्टम पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, यानी ये बेसिकली आपको क्या हो जाएगा, ACOM आपका बेसिकली F एक्सटर्नल बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। ACOM क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक, कि मेरा सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होता है वो नेट मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास, यानी अगर आपको ACOM निकालना आ गया है, ठीक, और आपको क्वेश्चन में आया है ACOM निकालिए और आपको ये सबका अलग अलग एक्सीलरेशंस दिया हुआ रहे, तो आप वो मत देखो, आप देखो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय आप टोटल मास ऑफ द सिस्टम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली ACOM मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा ACOM निकालने का कोशिश ऐसे ही करिएगा। अब इससे रिलेटेड इसको रिवर्स में आपको लेकर के चलूंगा तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल होते हैं पार्टिकुलरली, ठीक। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक, कि मान लीजिए ऐसा आपको सरफेस है, ठीक, एंड लेट से आपको एक ब्लॉक है 20 kg का और एक ब्लॉक है आपका 10 kg का, ठीक। इनके बीच में आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ भी दे रखा है कि म्यू स्टैटिक इतना है, ठीक, एंड लेट से ग्राउंड आपको बोल दिया है कि ग्राउंड क्या है, स्मूथ है, ठीक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको 0, और बोल दिया है कि हमने 20 kg पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, कितना, 100 न्यूटन, ठीक। क्या किए हम लोग, 20 kg पे क्या लगा दिए, 100 न्यूटन। तो आपको बोलेगा कि बताइए कि इसका आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक। तो आपको कुछ भी बोले, देखो बेसिकली आपका जो ACOM होता है वो क्या होता है, F एक्सटर्नल बाई टोटल मास, ठीक। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, अब देखो अब आप इंडिविजुअली सबके FBDs बनाओगे, आप इस पे फ्रिक्शन दिखाओगे, आप इस पे फ्रिक्शन दिखाओगे,
हाँ कि नहीं। फिर आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, लंबा चौड़ा मेथड चला जाएगा। तो उतना नहीं करके, ठीक, उतना नहीं करके आप सिंपली क्या कर दो कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कर दो। तो यहां पर से सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन आ जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 100 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है आपको 30 kg। तो 100 बाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अगर आपको ACOM पूछता है, ठीक, तो सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ना, मतलब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं जो क्वेश्चंस जो है आपको काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। कैसे टाइप के सवाल तो मैं आपको बताता हूं। बोल देगा कि एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर में एक प्लैंक रख दिया है, मास कैपिटल M का, और प्लैंक का लेंथ बोल दिया है कि क्या है कैपिटल L, ठीक। और आपको बोलेगा कि इस प्लैंक के ऊपर एक मैन है, मास स्मॉल m का, ठीक। और ग्राउंड आपको बोल देगा कि ग्राउंड क्या है आपका स्मूथ, ग्राउंड क्या है स्मूथ, फ्रिक्शनलेस। तो अगर ये आदमी इस एंड से चल के इस एंड पे आता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके नीचे एक एकदम स्मूथ सरफेस पे एक प्लैंक रख दिया है, लकड़ी का कोई सा भी ऐसा एक बॉक्स रख दिया है, और आप उस बॉक्स पे चलने लग जाओ, तो क्या होगा, तो अगर ये इधर आएगा तो ये प्लैंक जो है ये भी राइट जाएगा, हाँ कि नहीं। जैसे अगर आपको नदी में, एक फेमस एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि आप नदी में हो, बोट पे हो, ठीक, एंड जब भी बोट किनारे पे लगता है तो जो बोट का जो चालक होता है वो बोट को पकड़ता है, फिर आपको बोलता है आप उतरो। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर वो नहीं पकड़ेगा तो आप बोट से उतरेंगे, बोट पीछे भाग जाता है, हाँ कि नहीं। तो यहां पर भी वही होगा कि ये अगर आपका लेफ्ट आएगा तो ये प्लैंक जो ये आपका राइट जाएगा। तो अक्सर सवाल में यही पूछता है कि ये अगर पूरा इस एंड से इस एंड पे आ गया, अगर मैन इस एंड से इस एंड पे आ गया, ठीक, तो ये प्लैंक राइट कितना जाएगा। तो इस टाइप का सवाल काफी आपको पूछा जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इसका पीछे का थ्योरी समझेंगे कि थ्योरी क्या है। तो अभी जैसा कि मैं आपको बताया, ठीक, अब यहां से ना सब एकदम पूरा फुल फोकस होकर के सुनना कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ACOM होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, वो क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, हाँ कि नहीं। तो अगर आपका इफ एक्सटर्नल फोर्स ही अगर जीरो हो जाए, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक, अगर एक्स में नहीं लग रहा हो तो एक्स के लिए अलग से देखेंगे, अगर वाई में नहीं लग रहा है तो वाई के लिए अलग से देखेंगे, बट इन जनरल अगर आपका किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन में आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, ACOM इज F एक्सटर्नल बाई M। अगर F एक्सटर्नल आपका जीरो है तो ACOM आपका जीरो होगा, ठीक। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि उस पर फोर्स जीरो लग रहा था, तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो VCOM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, यस और नो। अगर आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक। और मान लीजिए इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम आपका किस पे, रेस्ट पे है, ठीक। नाव खड़ी है पानी में, नाव भी नहीं चल रही है, आप भी नाव के ऊपर नहीं चल रहे हो, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे ना कि VCOM इनिशियल इज जीरो, ठीक। अगर सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे आ जाएगा, सब कुछ अगर पूरा सिस्टम में ही अगर रेस्ट पे हो तो सेंटर ऑफ मास भी आपका क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो अगर आपका F एक्सटर्नल जीरो हो तो ACOM जीरो हो जाएगा, VCOM कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर इफ
सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। ओके, VCOM अगर इनिशियल आपका जीरो है तो VCOM फाइनल भी आपका जीरो होगा, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो रह गई। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो रह गई, इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास तो कहीं गया ही नहीं। तो अगर सेंटर ऑफ मास कहीं गया नहीं है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा आर COM क्या हो जाएगा? जीरो। यही तो मेन थ्योरी है कि अगर सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है नहीं तो किसी के पास भी अगर वेलोसिटी नहीं हो तो वो कहीं चल के थोड़ी जा पाता है, वो स्टैटिक रहता है, रेस्ट पे रहता है। तो उसी तरीका से यहां सेंटर ऑफ मास के पास अगर कोई वेलोसिटी ही ना हो तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो अगर सेंटर ऑफ मास कहीं जाएगा ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो चेंज होगा ही नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास आपका जहां था वहीं रह जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं कि बोर्ड दे देगा, एक मैन इधर आ गया एक उधर आ गया तो बोर्ड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, या एक पार्टिकल इधर आ गया तो एक पार्टिकल, मतलब काफी इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, तो उनमें से चलिए मैं जो सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है, ठीक, जो सबसे आपका जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा, मैं उस सवाल को अभी कराता हूं आपको। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो सवाल ये है कि ऐसा स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक प्लैंक है मास m का म्यू 0 और इसके लेफ्ट एंड पे एक मैन है मास स्मॉल m का। ठीक, तो आपको बोला है कि अगर ये मैन इस एंड से इस एंड पे आ जाए, ठीक, तो प्लैंक कितना राइट जाएगा। ठीक, ऐसे भी आपको सोचना है कि अगर ये इधर आएगा तो ये उधर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर में भी जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्स में वो जीरो है, एक्स में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स में आपका क्या है? जीरो। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और सेंटर ऑफ मास का अगर एक्स में एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो सेंटर ऑफ मास के पास तो मतलब वेलोसिटी एक्स में कांस्टेंट रहेगी, और इनिशियली तो सब रेस्ट पे है ना, इनिशियली तो सब रेस्ट पे है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइनल भी जीरो होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो। तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो अगर सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, अगर ये इस तरफ आता है तो इसको उधर जाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास जो है आपका ताकि सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो वहीं का वहीं रह जाए। ठीक, तो आई होप थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे। कहीं नहीं, यानी अगर आप RCOM लिखते तो RCOM क्या लिखते? M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2। ठीक, और आपका सेंटर ऑफ मास कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक, तो डेल्टा RCOM आपका क्या होगा? जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास कहीं जा नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं, RCOM जीरो नहीं है, मतलब RCOM तो अभी आपका कहीं भी हो सकता है। आपका जो डेल्टा RCOM जो हो जाएगा वो हो जाएगा M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2 बाई M1 प्लस M2। ठीक, RCOM आपका क्या हो गया? M1 R1, ये तो डेल्टा RCOM क्या हो जाएगा? ये अब आपको पता है कि x में कोई वेलोसिटी है नहीं सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास x में कहीं गया है नहीं, तो डेल्टा RCOM क्या हो जाएगा आपको? जीरो। यानी यहां से आपको क्या मिल गया? सिंपली M1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू माइनस M2 डेल्टा R2। हाँ कि नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए। ये माइनस का मतलब क्या है कि अगर एक सिस्टम के अंदर में अगर एक लेफ्ट जाएगा तो दूसरा आपका राइट जाएगा। ठीक, तो सिंपली ये जो M1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू माइनस M2 डेल्टा R2 है ना, इसी को हम लोग तोड़ मरोड़ के एक दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक, M1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2 डेल्टा R2 को हम लोग लिखेंगे M1 डेल्टा R1 लेफ्ट इज इक्वल टू M2 डेल्टा R2 राइट। ओके, मतलब बेसिकली
एक का हम लोग देख लेंगे लेफ्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और दूसरा का देखेंगे राइट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो प्लैंक है, मतलब आप इसको अपना रेफरेंस लाइन ले लीजिए लेट से, ठीक। तो अगर ये मैन चलना शुरू करेगा और इस एंड पे पहुंचेगा तो प्लैंक तो राइट में कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो ही जाएगा एक्स, हाँ कि नहीं। प्लैंक आपका राइट डिस्प्लेस कर देगा एक्स, कब? जब मैन आपका इस एंड पे पहुंच गया। मैन आपका उस एंड से इस एंड पे आया तो प्लैंक आपका क्या हो गया, कुछ एक्स डिस्प्लेस कर गया। यही एक्स निकालना होता है कि ये एक्स कितना होगा, ठीक। तो सिंपल आप ऐसे सोचो कि मैन जो है, ठीक, मैन अगर प्लैंक के ऊपर पूरा चल के आ गया, अगर ये प्लैंक कहीं नहीं जाता, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना होता, पूरा एल हो जाता। लेकिन एक्चुअली में तो प्लैंक खुद एक्स पीछे भाग गया ना। मैन जो है आपका, अगर प्लैंक कहीं नहीं जाता, प्लैंक रेस्ट पे होता, तो मैन का पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना होता, एल होता। लेकिन एक्चुअल में प्लैंक क्या हो गया, एक्स चला गया, तो मैन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप लेफ्ट और राइट वाला फॉर्मूला लगाइए कि मेरा m1 क्या है, स्मॉल m, और ये लेफ्ट कितना गया, l माइनस एक्स लेफ्ट चला गया, ठीक। कितना लेफ्ट गया आपका, l माइनस एक्स, और राइट आपका कौन गया है, कैपिटल M, और कितना राइट गया है, x गया है, ठीक। तो अब यहां से हम लोग सॉल्व करके x अपना निकाल लेंगे, क्या, ml बाई m प्लस m। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से काफी सवाल आते हैं, ठीक। आपको बोट वाले सवाल दे देगा कि सेम, मतलब इसको जैसे मैंने यहां पर स्मूथ सरफेस पे प्लैंक रख दिया हूं, वो वाटर के ऊपर बोट रख देगा, बोल देगा कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो सेम वहां पर भी कहानी क्या होगी आपकी, सेम होगी। आपको बस लेफ्ट राइट देखना है, सारे लेफ्ट वालों को एक तरफ इज इक्वल टू राइट वाले को एक तरफ, और फिर सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास में आपको जितनी भी तरह की थ्योरी हो सकती थी, ठीक, शॉर्ट में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अगर कंबाइन करेगा तो मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया। तो अगर कोई बिगिनर भी है तो बिगिनर भी इस दोनों वीडियोस को देख करके अच्छे से सेंटर ऑफ मास को समझ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने पूरा जो फोकस रखा है वो कॉन्सेप्ट पे रखा है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं फिजिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड होना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है कि नेचर में क्या हो रहा है तो आप उससे पूछे गए सवालों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वही नहीं पता रहेगा, मतलब कहानी ही नहीं पता होगी, तो आप उससे पूछे गए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स जो होता है वो पूरा एकदम थ्योरी बेस्ड काइंड ऑफ होता है। मतलब थ्योरी आपको काफ़ी अच्छे से पूरी पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो डायनेमिक्स से रिलेटेड मैंने आज आपको यहाँ पर करवाया है, ठीक। तो दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस कुछ टाइम इंटरवल्स पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा, ताकि आप लोग का जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रहे। कि आप अगर हॉलीडे पे भी रहो तो भी आपने यूट्यूब देखा, यूट्यूब देख करके आप पढ़ लोगे, तो मतलब लेक्चर देख लोगे तो आपका पूरा एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड पे रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी अगर क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ 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 डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक। एंड नोटिफिकेशन बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। एंड मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पे ऐसे क्लियर करता रहूँगा, हाँ कि नहीं, ठीक। तो बहुत थैंक यू रहेगा आप लोगों को लेक्चर वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर से कोई एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।